हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और डिफरेंट ईयर्स के हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है दिसंबर 2014 का सेकंड पेपर। तो चलते हैं विदाउट एनी कोई डिस्कशन के, देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें हम लोग नया देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें नई हम लोग को मिलेंगी देखने के लिए, और डिटेल स्टडी भी करते हैं। तो क्लास में बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है दिसंबर 2014 का है, राइट, सेकेंड पेपर। इसमें फर्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर इंक्लूड्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपेरिजन टू वर्कर्स के लिए। वर्कर्स यदि काम कर रहा है हमारे कंपनी में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फर्स्ट पे क्या है, द पेमेंट ऑफ द फेयर वेजेज, रियलिटी है। जब कोई मजदूर काम करेगा तो उसको मजदूरी पेमेंट करिए। अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर, ये भी करेक्ट है कि प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे। द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एफिशिएंट ग्रीवांसेज हैंडलिंग सिस्टम, ये भी निश्चित है कि जब कोई मजदूर को या कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो एक ग्रीवांसेस, कोई शिकायत हैंडल करने के लिए आप उसको सिस्टम तैयार करेंगे। कोई शिकायत हो तो कहाँ जाके कहेगा, किससे बोलेगा वो, और उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन दिया जाए, राइट। नेक्स्ट, वेलफेयर फॉर ऑफ द फैमिली मेम्बर। तो देखिए, वेलफेयर ऑफ फैमिली मेम्बर इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वर्कर वर्क कर रहा है तो उसकी फैमिली से उससे क्या मतलब है, डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ये वाला सही गलत हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन, तो निश्चित रूप से जितना पॉसिबल हो सके वर्किंग कंडीशन को बेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसका शोषण कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, फोर्थ जहाँ पे होगा उसको गलत कर दीजिएगा। तो कहाँ पे होगा, ये ओके। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स। यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कब का है, 1951। ये सब लोग सही कर लीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है और आप लोग प्रीवियस पेपर को भी नहीं अच्छा से देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये आगे आएगा। नेक्स्ट क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखिए ये भी मैं बताया था कि आयात निर्यात पर एक्ट बना जब आज़ाद हो रहा था देश, ओके। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, MRT, फेमा बताया था 1973, सॉरी 1999 में, ओके, फेमा। नेक्स्ट का फॉरेन फैक्ट्री एक्ट 1948, ये भी बताया था। ये चारों चीज़ें पहले आ चुकी हैं, इसलिए यदि किसी को ये नहीं आ रहा है तो समझिए कि बहुत गड़बड़ बात है, आना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन। देखिए पहले इससे बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट टू टाइप से है। फर्स्ट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ओके। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू टाइप से होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए पहला इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स कि जो कंपनी की अपनी पॉलिसी, अपनी कोई स्ट्रेटजी, कोई वर्किंग कंडीशन, तो इसको इंटरनल इन्वायरमेंट में रखेंगे, राइट। जो कंपनी की इंटरनल चीज़ें हैं कि क्या, कैसे कंपनी चलेगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या नुकसान होगा, क्या उत्पादन करेगी, किस प्रकार से छुट्टी देगी, ये सब चीज़ें क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो तरीके से होगा, माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट पहले समझिए, जो इससे कंपनी से डायरेक्ट रिलेशन होगा, जैसे कस्टमर जो होंगे कंपनी से जुड़े होंगे, कॉम्पिटिटर्स जो आपके प्रतिस्पर्धी होंगे, जो आपके सप्लायर्स हैं, सप्लाई करते हैं, ये सब क्या है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म है,
ओके, जो आपसे डायरेक्ट रिलेटेड है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो में क्या होगा, माइक्रो में जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या होगी, पॉलिटिकल पॉलिसी क्या होगी, जन डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड चीज़ें क्या चल रही हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में है। तो अब आपको समझ गए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आते हैं तो समझ जाएंगे कैसे देखा जाता है। देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट है, इसका मतलब इसकी बात की जा रही है, राइट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बताया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात होगी, नेशनल इनकम्स उसकी भी बात होगी, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी भी बात होगी। अब देखिए ये क्या हो गया मैक्रो इन्वायरमेंट, इसका मतलब ये सीक्वेंस सही है। ओके, नेक्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल, देखिए बिजनेस का इन्वायरमेंट अब देख पूछा जा रहा है, इसका इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ पर क्या होगा इंटरनल इन्वायरमेंट, ये बिजनेस इथिक्स मीन्स जो बिजनेस है उसका इथिक्स क्या है, नीति क्या है, और पेमेंट ऑफ फेयर वेज, वेज भी देना इसमें तो आएगा, जो कंपनी की अपनी नीति होगी उसमें तो वेज आएगा, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट, मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चला गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड सप्लायर्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यहाँ पर क्या होता है जैसे मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट ये है। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाइए। ओके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो इन्वायरमेंट। ओके, माइक्रो इन्वायरमेंट, और माइक्रो इन्वायरमेंट में बताया, देखिए सप्लायर्स में बताया था कि नहीं, यह सप्लायर्स आते हैं, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सब यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट, मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सही है, चलिए पहले तो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं इसलिए गलत हो जा रहा है। ओके, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ पर आना चाहिए था, ओके, उसका माइक्रो इन्वायरमेंट आना चाहिए था, राइट, यहाँ गलती है। और नेक्स्ट कस्टमर जो है इसके अंतर्गत है, लेकिन कस्टमर किसके अंतर्गत आ रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के माइक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ रहा है ये कस्टमर, नहीं, कस्टमर की एनालिसिस आती है, जैसे जितनी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जनसांख्यिकी सब नीतियाँ इसमें आती हैं। ओके, तो इसलिए कस्टमर इसमें आ ही नहीं सकता, कस्टमर इसमें आएगा, इसीलिए ये सीक्वेंस गलत हो जा रहा है, डी, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो जिस वर्ष में इस्टेब्लिश हुआ है। फर्स्ट क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। देखिए यहाँ पर क्यों गलत हो रहा है इसको समझ लीजिए, केवल न्यू के कारण। ओके, और इसका आप एक लॉजिक बताऊं न्यू का, जैसे आप किसी बच्चे से चाहे किसी व्यक्ति से पूछिए भारत की राजधानी कहाँ है, तो लोग बोल देंगे दिल्ली, लेकिन क्या दिल्ली होता है, नो, न्यू दिल्ली होता है। ओके, पहला, अगर कोई दिल्ली बोल रहा है तो दिल्ली जानते किसकी राजधानी है, शायद याद नहीं आ रहा है, दिल्ली किसी दूसरे की देश की राजधानी है एक, ओके, जो इस तरह से लिखी जाती है, अब याद नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हैं दिल्ली किसकी राजधानी है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये लॉजिक ध्यान रखिए, ये क्यों हो रहा है, यहाँ यदि आपको न्यू लिख दिया जाता है तो समझ में आ जाता है। ओके, ये सही है, लेकिन न्यू नहीं लिखा गया इसलिए क्योंकि इसको नई औद्योगिक नीति कही जाती है, और कब लागू हुई थी मैं कई बार बता चुका हूँ, 24 जुलाई 1991 को, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। और आपको बता दूं कि इसी नीति के कारण जो ये नीति है, मतलब ऐसे समझिए कि ये इंडस्ट्री के क्षेत्र में बॉर्डर लाइन है, जैसे 1947 से लेकर के यहाँ तक का एक स्थिति है देश में, और यहाँ से लेके अब तक का 2024 तक का एक स्थिति है, ये इंडस्ट्री के क्षेत्र में बॉर्डर लाइन है। ऐसे समझिए कि आज़ादी है ये किसकी, इंडस्ट्री की, इससे पहले आज़ाद नहीं थी इंडस्ट्री, इसके बाद आज़ाद हो गई, इसीलिए कोई भी कंपनी सब कुछ इस्टेब्लिश हुआ, सभी के ओपन हो गया, एलपीजी लागू हुआ। ओके, एलपीजी, और एलपीजी योगदान हुआ, आप कभी सुने होंगे कि 7 डेज के लिए हमारे पास रिजर्व बच गया था, तो मनमोहन सिंह ने ये सब किया, वहाँ से भारत को एक अच्छी दिशा में लेकर आया।
और इसी कारण से उसको प्रधानमंत्री बने। यही उनकी योग्यता थी कि जो कि इस योग्यता को चेंज किए और अब तक से जो सिस्टम चल रहा है उसी के कारण चल रहा है, राइट। नेक्स्ट, द इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम टू इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सही बात है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन नेम क्या है, डेवलपमेंट। आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 द बैलेंस ट्रेड ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव। तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव ही रहा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, जो चीज़ें विजिबल चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ दिखाता है, इनविजिबल, विजिबल, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल ऑफसेट क्या चल रहा है, सब कुछ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। अब देखिए, कोई बच्चा उस समय अगर न्यू ध्यान लिया होगा तो वो आपसे सही कर सकता था, क्योंकि इससे पहले देखिए ये न्यू वाला आया था और यहाँ न्यू लगा हुआ है। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चन कभी कुछ उसी पेपर में होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है करंट रेशियो इज टू 2.5, लिक्विड 1.5, वर्किंग कैपिटल 60,000। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाएगा, माना करेंट लायबिलिटी इज एक्स। ओके, तो करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है 2x, 2.5x, राइट, करंट एसेट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग क्या है 60,000 इक्वल टू करेंट एसेट्स क्या है 2.5x माइनस x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60,000 इक्वल टू 1.5x। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60,000, इस साइड कर दिया मैं 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 40,000। इसका मतलब क्या होगा कि करेंट एसेट्स कितना, करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई x 40,000। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ बताइए करंट एसेट्स क्या होगा, तो करंट एसेट्स में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू आई गई 2.5 मल्टीप्लाई x की जगह पर 14,000। ओके, कितना आ जाएगा 1 लाख। अब 1 लाख जहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट 6532 के इज A is admitted to participate of 1/8 share the sacrifice ratio of XYZ। sacrifice उसी अनुपात में होगा, तो यहाँ पर सिंपल से क्या करना होता है, जो 6/3 है ना, तो कितना है 14 हो गया ये, तो 6/14, 5/14 एंड 3/14 के अनुपात में ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे। तो ऐसे क्या समझना है, 1 एक मान लीजिए कि x के लिए 1/8 मल्टीप्लाई बाई 6.6/14, y 1/8 उसका रेशियो क्या है y का 5.14। ओके, z 1.8 और 3.14। अब इससे क्या होगा, इसी प्रकार से आप, तो क्या हो जाएगा सभी में 6 5 3 डिवाइड बाई 1/12। अब 653, तो 653 जो भी आएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो जिस अनुपात में ये लोग उसी अनुपात में डिवाइड भी करेंगे, राइट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय ए कंपनी। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को दिया गया है टोटल एसेट टर्नओवर 3 टाइम्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10%, टोटल एसेट्स 1 लाख। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कंपनी नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल से टर्नओवर पहले ये काम करिए, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है, टोटल टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सेल्स
डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब टर्नओवर रेशियो क्या है 3, सेल्स नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल एसेट्स कितने हैं 1 लाख, ओके। तो कितना हो जाएगा सेल्स इक्वल टू 3 लाख, ओके। सेल्स कितना आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख। अब क्या करना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या 10% है, 3 लाख का 10% कैलकुलेट कर देंगे, ओके 30,000। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है मेक सफिशिएंट प्रोविजन ऑफ फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट स्टेटमेंट इन द अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो मैं कभी बता चुका हूँ कि प्रोविजंस करना है लॉस का, प्रॉफिट को नहीं किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है कन्वर्जेशन, ओके। और इससे यदि प्रोड्यूस कहा जाता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये भी सही हो जाता है, राइट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स कि जिस वर्ष का खर्च है उसी वर्ष का आप इनकम ही देखेंगे। ऑब्जेक्टिविटी कोई ऑब्जेक्टिविटी है। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी अकाउंटिंग में आप मुद्रा का प्रयोग करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, क्वालिटी का प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। तो क्वांटिटेटिव के लिए मेटेरियलिटी शब्द यूज होता है, राइट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट मीन्स कि हम उसी चीज़ों को अकाउंटिंग कर सकते हैं जिसको हम मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। When a firm dissolved profit loss realization and share by the partners equal in the ratio of their capital reliance the in profit sharing ratio, the ratio laid down the Gardner bond, ये in the profit of sharing ratio। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में प्रॉफिट लॉस का डिवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज नॉट ड्यू टू, प्राइस और क्वांटिटी में किसके कारण से डिमांड की ड्यू नहीं है, इनकम इफेक्ट से होता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी से होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसके कारण नहीं होता है, ओके। क्योंकि इसको नहीं माना जाता है फ्यूचर इफेक्ट को। फ्यूचर इफेक्ट को माना जाता है कि ये तो कुछ भी हो सकता है कि भविष्य में बढ़ेगा घटेगा, इसका कोई अकाउंटिंग इनकम टैक्स सॉरी इकोनॉमिक्स में नहीं ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेट टू बी इक्विलिब्रियम मैक्सिमम हिज टोटल यूटिलिटी। देखिए कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा इक्विलिटी कब मिलती है, सिंपल सी बात समझिए, कई बार मैं बता चुका हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी, मान लीजिए एक्स गुड्स है तो उसकी प्राइस एक्स की देखी जाएगी और इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई है, मान लीजिए कोई वस्तु, तो प्राइस भी वाई की देखिए। जब ये बराबर हो जाएगी समझिए कि सबसे हाईएस्ट चल रहा है, राइट। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 2 गुड्स कंज्यूम्ड आर इक्वल, नहीं, क्योंकि इसमें प्राइस भी देखी जा रही है। द प्रोपोर्शन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, देखिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लीजिए, द कंज्यूमर गेट्स सेटिस्फेक्शन फॉर द कंजम्पशन, द कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड विद एक्सपेंडिचर, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ना, द प्रोपोर्शन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, रिस्पेक्टेड प्राइस मींस एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी तो एक्स की प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की गुड्स की तो वाई की प्राइस, यदि इक्वल हो जाएगा तो समझिए कि आप इक्विलिब्रियम में हैं, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सजेस्ट करेक्ट कोड, जीरो इलास्टिसिटी, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी बताया जा रहा है, त्रियक लोग जिसको कहा था हिंदी में। देखिए जीरो इनकम इलास्टिसिटी मीन्स यदि कोई इनकम आपकी बढ़ी और कोई भी आप इनकम बढ़ने से आप कोई भी डिमांड नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इस गुड्स को कहा जाएगा इंडिफरेंट गुड्स। वो तटस्थ है, वो आपके इनकम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक तरह से एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई सब्जी ही ले रहे हैं तो आप इनकम से क्या प्रभाव पड़ता है, हमको वेजिटेबल्स लेना है तो लेना है, खाना है तो खाना है। अब ऐसा थोड़े इनकम होगा तो ज़्यादा खा लेंगे, ऐसा तो नहीं, तो इसलिए इंडिफरेंट गुड्स है। नेक्स्ट है यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स इकाई लोच हो जाए, मीन्स जितना 10% बढ़े तो 10% घट जाए, 10% घटे तो 10% बढ़ जाए, इसके अनुसार तो ये इंडिपेंडेंट गुड्स कही जाती है, राइट। अब पॉजिटिव इलास्टिसिटी कम्प्लीमेंट्री, निगेटिव इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट्स, इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ दोनों चीज़ों को। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स है, ऐसे समझिए
मान लीजिए कि पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स कि एक गुड्स दूसरे गुड्स के प्रयोग होगा तभी काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ओके, पेन, इसके जानते हैं पेन की प्राइस देखी जाती है। और मान लीजिए कि इसकी स्याही, हालांकि इसमें स्याही यूज नहीं होता है, लेकिन स्याही ले लेते हैं, या रिफिल, ओके, रिफिल, ओके, और यहाँ पर क्वांटिटी यूज होगा, जानते ही हैं। मान लीजिए कोई एक कंडीशन पहले ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि प्राइस 10 रुपये पेन की थी, तो 100 रिफिल सेल होती थी, 100। अब मान लीजिए पेन की प्राइस 15 रुपया हो गई, 15 रुपये। तो जानते हैं पेन की प्राइस 15 रुपये होगी तो अब तो उसकी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो आप जानते हैं क्या उसकी स्याही बिकेगी? रिफिल नहीं बिकेगी। इसका मतलब कि ये आ गया मान लीजिए कि 60 पे, पहले 100 बिक रही थी, अब 60 पे बिकने लगी प्राइस बढ़ने से। तो ये निगेटिव डिमांड हुआ कि नहीं? सॉरी, ये पॉजिटिव डिमांड हुआ कि नहीं? जिससे आप बढ़ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये भी बढ़ जा रहा है। घट रहा है तो ये भी घट जा रहा है, ओके। ये भी, जैसे देखिए ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, इसलिए इसको माना जा रहा है, राइट। नेक्स्ट मान लीजिए निगेटिव क्रॉस इलस्ट्रेटिव। निगेटिव क्रॉस इलस्ट्रेटिव मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ओके। अब मान लीजिए कोई ऐसे ले लीजिए एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूट गुड्स मान लीजिए कि ये चाय है और ये मान लीजिए कॉफ़ी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाय की मान लीजिए कि प्राइस बढ़ी, चाय की प्राइस, तो चाय की जो ही प्राइस बढ़ेगी तो समझिए कि इसकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए चाय की कॉफ़ी, पहले चाय थी 10 रुपये की, अब 15 रुपये की हो गई, तो अब क्या करेंगे लोग? कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगेंगे, इसलिए ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसके स्थान पर ये प्रयोग होगा, राइट। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे सही करना है। नेक्स्ट, द आइसिक्वेंट कर्व आर ड्रॉन कन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन टू द डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। जानते हैं कि कोई भी डिमिनिशिंग होती है एक कन्वेक्स होती है, ओके। इसको कन्वेक्स कहा जाता है, उत्तल, ओके, इस साइड से। और इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कन्वेक्स की जगह पे अपोजिट हो जाएगा उसका, इसलिए इसको कन्वेक्स कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, द लेसर द कन्वेक्सिटी ऑफ द स्क्वेंट कर्व द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द 2 पॉइंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसका मतलब कि ये जो कम होगा उससे कम, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होता है, ओके। यहाँ लेस और ग्रेटर दिया है ना, इसीलिए लेस होगा तो लेस होता तो सही हो जाता है। यहाँ पर लेस होता, लेस लेस द पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाता है, क्योंकि इससे ये ज़्यादा उपयुक्तता देती है, इससे ये ज़्यादा देती है। जैसे जैसे ऊपर चलते जा जाएंगे उपयोगिता उसकी बढ़ती जाती है, राइट। तो इसलिए ए आपका सही हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर ए रेंज ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर क्या है? रिजर्व कैपेसिटी। यदि कॉस्ट रेंज ऑफ आउटपुट है तो आप रिजर्व कैपेसिटी रखे हुए हैं। एवरेज कॉस्ट बिकम कांस्टेंट मोमेंटलिटी, तो ये है इकोनॉमिक कैपेसिटी, आर्थिक रखे हैं। नॉर्मल एवरेज कॉस्ट ऑफ यूज शब्द करो तो इकोनॉमिक एंड डिसकंटिन्यूटी, एंड मॉडर्न लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट एल शब्द, प्रोडक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट इफेक्ट्स। तो इस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। जैसे यू कर्व जैसे इससे होता है, यू कर्व बन जाता है, पहले कॉस्ट कम होगी फिर बढ़ने लगेगी, राइट। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड पहले जान लीजिए तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। देखिए, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें कौन कौन आते हैं? मान लीजिए कि रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, थर्ड पे स्ट्रेटिफाइड, और कौन बचा? मान लीजिए क्लस्टर, फोर्थ पे ले लीजिए क्लस्टर। ये सब इसमें आते हैं, राइट। और नॉन में क्या आता है?
जैसे जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नो बॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, ये सब आते हैं इसमें। ओके, तो इससे तो आप समझ जाएंगे जजमेंटल। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक करके थोड़ा जान लीजिए। रैंडम सैम्पलिंग इस कि सभी चुने जाने की संभावना समान है, तो रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, आप सिस्टम बना लेते हैं कि पहला 10वां 20वां 25वां 30वां 40वां हम सैंपल लेंगे। मान लो रोल नंबर लेना है 1 से 1000 तक का, तो आपका एक सिस्टम बनाते हैं जो 5 डिवाइड होगा उसी को लेंगे, तो 5 10 15 20 25 लेते रहेंगे, सिस्टम हो गया। स्ट्रेटिफाइड मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कुछ सरकारी स्कूल से, जैसे मान लो 10th के स्कूल का लेना है तो कुछ सरकारी स्कूल से लेंगे, कुछ प्राइवेट से लेंगे, प्राइवेट में कुछ विश्व जॉनसन टाइप वाले क्रिश्चियन वाले से लेंगे, कुछ आरएसएस वालों से लेंगे, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ सीबीएसई बोर्ड से लेंगे, तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे। जजमेंटल मीन्स कि जजमेंट कर लेते हैं। स्नोबॉल मीन्स ऐसे समझिए सिंपल सा कि कोई ऐसा बताता नहीं है सिंपल, लेकिन आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोस्टिक्यूशन में जो लेडीज वर्क करती हैं, कहीं पर रेड लाइन्स देखते होंगे, तो जानते हैं कोई भी अपनी आर्थिक स्थिति बताना नहीं चाहता है, तो एक को पकड़ लेंगे तो सबकी आर्थिक स्थिति वो बता देगी या वो दूसरे से मिलवा देगी। जैसे आप मान लीजिए किसी एक को उसमें से फोड़ लिए, ऐसे समझिए कि आप बता दीजिए आपकी स्थिति कैसी है, आप कैसे रहते हैं, आप लोग, आपके बच्चे क्या हो स्थिति है, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, क्या स्थिति है। तो वो एक लेडीज बताएगी तो वो धीरे धीरे सबको अटैच करा के आपको बता देगी। तो इसी को स्नोबॉल सैंपलिंग कही जाती है, राइट। जो गुच्छे की तरह से आप एक तरह से लेंगे, और जिसको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको मैं वीडियो पहले से बनाया हूँ क्लास, तो उसको रिसर्च मेथोलॉजी सेक्शन है तो जाके उसमें देख सकते हैं, राइट। कैरिड आउट टू एक्सपेंड द नॉलेज ऑफ द पार्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, अप्लाइड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बेसिक रिसर्च का यूज करना ही अप्लाइड रिसर्च है, राइट। तो जो फंडामेंटल्स कोई भी आप थ्योरी देते हैं, कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बेसिक रिसर्च है, राइट। नेक्स्ट, इन univariate test used when the data are the form of metric data with upon non-metric data with independent variable, metric data with independent। ये metric data, metric means पैरामीट्रिक डेटा होना चाहिए, इसीलिए इसको पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, ओके, पैरामीट्रिक। और नॉन पैरामीट्रिक मेट्रिक में कब होगा, जब काई स्क्वायर टेस्ट टाइप से चीजें होंगी। और ये स्मॉल सैम्पलिंग के लिए यूज होता है, ये भी ध्यान रखें, स्मॉल सैम्पलिंग के लिए यूज होता है। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट में सिंपल समझ समझा, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये सब की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड से आप लेंगे तब जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल। टू शो द टेंस टू वेरिएबल्स व्हिच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लाइन ग्राफ, स्कैटर टाइम। तो लाइन ग्राफ यहाँ पर क्या दिया है, ये वेरिएबल 1, इसीलिए लाइन ग्राफ यूज किया जा रहा है, राइट। हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं, जब डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती हैं। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स नॉट बी सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, द रिलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम। देखिए ये क्या है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट एक प्रॉब्लम के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो डाटा यूज हो चुका है और आप उसका यूज कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट प्रॉब्लम के लिए क्या हो सकता है, कोई फ्यूचर, कोई बैकवर्ड पास्ट चीज़ों के लिए होता है, ओके। प्रेजेंट के लिए डाटा आपको लेना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, रिसर्च मेथोलॉजी में जाकर देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। इससे आप पूछा जा रहा है कि आप कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं तो कंपनी का मालिक और कंपनी अलग अलग होना चाहिए, प्रबंधन। ये किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, ये कंपनी का है। कंपनी में देखिए, कंपनी और कंपनी के जो चलाने वाले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर 2 रुपया कंपनी के मालिक भी जाके निकालेगा उसको नोट कर लेंगे, ओके, क्योंकि सेपरेट एंटिटी चलती है, कंजर्वेशन वहाँ पर अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। When a person transacts with a company on matters which are beyond the power of the company, the person will be governed by the doctrine of कौन सा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, सेल्फ। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस कही जाती है, ओके, जब कोई बियॉन्ड जाके कोई पावर्स का यूज करता है, राइट। MBO इज इफेक्टिव ऑफ ए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, निश्चित सही है।
एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपका दोनों सही हो जाता है। एमबीओ में बताया था, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया है 1954 में, उसको याद रखा जाएगा। कभी मान लीजिए आ जाए तो आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर द फॉलोइंग ऑर्डर। अब देखिए कंपनी जब निर्माण होती है तो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोशन, तो ये सही है। प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन कौन होता है? प्रवर्तक। प्रवर्तक मीन्स कि जो कंपनी बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में विचार लाता है वही प्रमोटर होता है, और प्रमोशन से ही प्रमोटर बना है। ओके, तो प्रमोटर वही होते हैं। नेक्स्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस स्टार्ट करना, नो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, हाँ यहाँ ठीक है, प्रमोशन होगा। उसके बाद उस प्रवर्तक के कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जाकर रजिस्ट्री कराई जाएगी, जाकर कंपनी का नाम लिया जाएगा, सब कुछ अब लॉ बनाया जाएगा। उसके कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल दिया जाएगा कि लीजिए कैपिटल इशू करिए, कैपिटल बनाइए, कैपिटल कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ देखेंगे। और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बिजनेस ऑपरेट होगी। तो ये आपका सही हो गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं। प्रमोशन के बाद पहले कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे हो सकता है? बिना सोचे पैसा पहले ले लेंगे। ओके, पहले सोचेंगे उसके बाद पैसा लेंगे ना, यही गलत हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे है निर्माण करना, प्रमोशन लास्ट में थोड़े होगा, अगर देखा जाए तो प्रवर्तक तो पहले होगा ना, जो कंपनी के विचार सोचने के लिए लाएगा, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डेलीगेशन, अगर किसी काम को डेलीगेट कर रहे हैं, पावर डेलीगेट कर रहे हैं, अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा? तो ये लार्ज हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर 4 लोग हैं तो पावर डेलीगेट करने की क्या आवश्यकता है, खुद ही आप देख लेंगे। लेकिन अगर पावर अपनी दूसरी जगह दे रहे हैं कि नहीं जाओ तुम ये काम करो, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, इसलिए लॉ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होता है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, मार्जिनल ग्रिड सजेस्ट द फॉलोइंग इज द बेस्ट लीडर ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर देखिए मार्जिनल ग्रिड में बताया था, ध्यान दिए होंगे तो, जो लोग नहीं दिए होंगे तब क्या बताया जाए। यहाँ पर क्या प्रोडक्शन में बताया था, यहाँ पर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर बताया था। ओके, यहाँ पर बताया था 1991, यहाँ पे 99, यहाँ बताया था 1119। ओके, इस तरह से बनाया था। तो यही पूछा जा रहा है कि ब्लेक एंड माउंटेन की जो थ्योरी है ब्राजीलियन ग्रिड, वो सबसे बेस्ट किसको बना देते हैं? इसको 9 को। ओके, तो इसमें देख लीजिए, हाई स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन, लो स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन, हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न, तो यहाँ हाई टू हाई। ओके, हाई टू हाई, ये जानते हैं, लो है हाई है, लो है हाई है, ये हाई वाला है, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, राइट। मार्केटिंग स्टडी डेवलप इज आल्सो नोन एज। अब देखिए उसको कुछ तो समझ में नहीं होगा जो पहले से हमारी क्लास नहीं देख रहा है, जो सभी वीडियो अगर देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं बता चुका था, इसलिए दोबारा थोड़ा ही बताऊंगा हर चीज़ें। मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग एक्सरसाइज, मार्केटिंग प्लानिंग, सिचुएशन एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केटिंग प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग कही जाती है, राइट। फॉर द मोस्ट पीपल द परचेज ऑफ चीज फॉर डेली यूज कैन बी डिस्क्राइब। अगर कोई पनीर पर डे खरीद रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, कम्प्लीटली नोवेल बाई, मोडिफाइड रिबाई, रूटीन रिबाई, हाईली रिन्यूएबल प्रोडक्ट है, तो ये रूटीन रिबाई है। अब पनीर खरीद रहे हैं तो रूटीन रिबाई के अंतर्गत आता है, आप डेली खरीद रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट है द प्रमोशन मिक्स ऑफ ए कंपनी कंसिडर ऑफ दीज। प्रमोशन मिक्स की कंपनी के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, प्रमोशन डिसीजन, पर्सनल सेलिंग, प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ये सब आते हैं। ओके, प्रमोशन मिक्स में सब मतलब अपने गुड्स के बारे में बताने को सब प्रमोशन मिक्स कहा जाता है, ऐसे समझिए। तो आप एडवर्टीजमेंट्स बता सकते हैं, पर्सनल सेलिंग्स बता सकते हैं, सेल्स प्रमोशंस बता सकते हैं, पब्लिसिटी करा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन से बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है रेशनल बाइंग मोटिव ऑफ डिटरमाइन परचेज डिसीजन आर मोस्टली बेस्ड ऑन। तो देखिए मोटिव है ना, प्राइस फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, एडवर्टीजमेंट फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर।
तो मोटिवेशन जो होता है ना साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे अब कोई आपको मैं बोल दूँ कि आप ये काम करेंगे तो आपको 2 रुपये देंगे, तो ये दिख रहा है, दिख नहीं रहा ना, मोटिवेशन आप हो गया। तो मोटिवेशन ही साइकोलॉजिकल होता है, माइंड में होता है, व्यक्ति एक्टिवेट हो जाता है काम करने के लिए, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल फैक्टर कहा जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको सही कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स है कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा जाता है, नो डाउट। द इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, ऑल डेब्ट्स, ऑल रिजर्व्स। जो ऑल रिजर्व्स है ना ये गलत है, ओके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें आती हैं, डिवेंचर, ऑल डेब्ट्स। इसके जगह पर क्या है ना कि लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यूज होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ओके। और एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिए, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के जगह पर अगर आ जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो क्या करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इक्वल टू क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस जो और करंट लाइबिलिटीज है इसको आप ऐड कर लेंगे तो भी आ जाएगा, ओके। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि फिक्स्ड कोई एसेट्स है तो उसमें से नेट अगर करना हो तो फिक्स एसेट कैलकुलेट कर देंगे तो भी आ जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कैपिटल प्लस जो लायबिलिटीज होती हैं उसको भी ध्यान रखा जाता है, राइट। तो इसलिए ये एक गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ये देखिए पे बैक पीरियड, कुछ चीज़ समझ लीजिए तब आपको इजी हो जाएगा। देखिए समझा तो इसलिए देता हूँ कि जो पॉइंट आ रहा है कुछ चीज़ें मैं बता दूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट डिसीजंस ले रहे हैं कैपिटल बजटिंग में, तो आपके पास 2 टेक्निक्स हैं। एक होता है नॉन DCF, DCF मीन्स इसको नोट कर लीजिएगा, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, और एक होता है DCF, ओके। DCF में 3 आता है, वही 3 को याद रखिए, और जो आए तो समझ लीजिए कि वो दूसरा वाला है, ओके। सिंपल सा, और चीज़ें तो आएंगी ही, जैसे पे बैक पीरियड है, ओके, अपलिखित, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें, क्रूड, ये सब क्रूड भी शब्द यूज हो जाए जहाँ पे, ओके। ये सब नॉन DCF वाले हैं। यहाँ पर बस ध्यान रखिए NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ओके। ये PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लाभदायकता सूचकांक, ये तीनों DCF के अंतर्गत आते हैं। मीन्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मीन्स समय तत्व को, प्राइस तत्व को ध्यान में रखती हैं कि जो हमारे भविष्य में मिलने वाला है वो पैसा आज की डेट में कितना मिलेगा, ओके। जबकि इसमें जो चीज़ें आती हैं वो टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखती हैं। वो ध्यान रखती हैं कि 10 साल में यदि हमको 1 करोड़ रुपये लगा रहे हैं, हर साल 10-10 लाख मिल रहा है तो हमारा प्रोजेक्ट ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं, ये टाइम को ध्यान रखेगा कि 10 लाख 10वें साल मिलेगा, उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। उस दिन जो आज 10 लाख की वैल्यू है, आज काउंट कर रहे हैं, उस दिन तो कम हो जाएगी, इसलिए इसमें टाइम वैल्यू नहीं रखी तो इसमें रखी जाती है। तो अब देखिए पढ़िए, पे बैक पीरियड रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या है, क्रूड मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। क्रूड मीन्स, और इसको अगर कह सकते हैं तो ये प्योर कह सकते हैं। प्योर की क्रूड की यूज होता है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ओके। अपरिष्कृत तेल, तो ये अपरिष्कृत हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, बेनिफिट कॉस्ट, ये वेरिंग साइड प्रोजेक्ट, अगर डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट हैं उसके लिए होता है, राइट। नेट टर्मिनल वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो जाएगा डिस्काउंटिंग, एंड नेट टर्मिनल वैल्यू हो जाएगी कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, ओके। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखें, और डिटेल जब आएगा कहीं पे एक एक करके तो वहाँ पर स्टडी कर लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है रियलाइज यील्ड, टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड ग्रोथ इज कंसिडरेशन। यहाँ पर क्या है, रियलाइज यील्ड मेथड, ये फर्स्ट पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इक्विटी कैपिटल, टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ डेब्ट देखा जाता है, कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, वेटेड एवरेज कॉस्ट, और डिविडेंड ग्रोथ इज ए कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं।
यहाँ टैक्सेशन यहाँ पर समझना है, जैसे रियल यील्ड मेथड क्या है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के रिलेटेड। टैक्सेशन कर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मींस डेब्ट पर कर लगता नहीं है, इसलिए ध्यान रखा जाए। कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसका वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान रखा जाता है, राइट। उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर है, भारांकित द्वारा निकाला जाता है। और डिविडेंड ग्रोथ इज ए कंसिडरेशन, डिविडेंड ग्रोथ ध्यान रखा जाता है कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल निकालेंगे तो इसकी ध्यान रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लॉग बॉक्स सिस्टम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पेइंग द फ्लोट, कंसंट्रेशन बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग बॉक्स सिस्टम, प्लेइंग द फ्लोट, कंसंट्रेशन, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें नहीं आती है। ओके, ये सिंपल से किस लिए होता है, कैश फ्लो को जल्दी करने के लिए। जैसे लॉक बॉक्स सिस्टम, प्लेइंग द फ्लोट, कंसंट्रेशन बैंक अकाउंट, मीन्स एक अकाउंट हर जगह बैंक अकाउंट रख दीजिए, कंसंट्रेट करिए पेमेंट को, तो जल्दी पेमेंट हो जाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा उसमें नहीं जा रहा है अकाउंट में, इस अकाउंट में नहीं जा रहा है, इसलिए सब चीज़ें जा रही है। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल इज गॉर्डन मॉडल। तो मेरन एंड गॉर्डन को डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल कहा जाता है। जानते हैं वॉल्टर और गॉर्डन एक तरह से विचारधारा देते हैं, बोलते हैं कि डिविडेंड को देखना चाहिए कि हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है। तो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल है पूंजीकरण मॉडल, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ओके, और इसको रखना था के और ये बी आर। ओके, इस तरह से डिविडेंड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये ग्रोथ रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है, और ग्रोथ रेट क्या है, राइट। रिटेन और ग्रोथ रेट बी मीन्स। तो जब ये आएगा तो आगे हम लोग कभी सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आएगा ही कभी ना कभी। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें उस लिए छोड़ दिया जाए कि जब वो सॉल्व होंगी तो उस समय हम लोग देख लेंगे, राइट। लेकिन फार्मूला याद रखिए, धीरे धीरे चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। द प्रोसेस ऑफ नरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी स्मॉल फील्ड ऑफ कार्ड, क्या रसिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एनरोलमेंट। ये सिलेक्शन है, जो लार्ज नंबर लोगों को कम में कन्वर्ट किया जाता है तो जो सिलेक्ट किया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए तो और लोगों को छाट दिए तो इससे कम हो गया कि नहीं, इसलिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द विच थ्योरी पीपल मोटिवेट द एक्सटेंट विच ऑफ द एक्सपेक्टेड द देयर एक्शन इन हेल्प अचीवमेंट गोल्स। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, एक्सपेक्ट है ना, तो बूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, बूम वेक्टर बैलेंस थ्योरी, इसको इन्हीं के द्वारा दिया गया है। नीड थ्योरी जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है, मैस्लो के द्वारा। जेड थ्योरी विलियम आउची के द्वारा। एक्स थ्योरी मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है, यह मैच कराना है, गेटिंग इफेक्टिव लीडरशिप इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, द नेचर ऑफ लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट पहला ले लीजिए। ओके, ये लीडर का है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी ठीक है। यहाँ पे गेटिंग इफेक्टिव लीडरशिप इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, तो इफेक्टिव लीडरशिप किसके लिए है, डगलस मैकग्रेगर का है। और द नेचर ऑफ लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, चेस्टर आई बर्नार्ड का है, राइट। तो इसको आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये क्या है, ट्रेड यूनियन है। ओके, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सीट क्या है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ओके, तो सी से समझना है सेंटर। ओके, सेंटर। अब यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी का ये संगठन है, कम्युनिस्ट पार्टी का। भारतीय मजदूर संघ, संघ से जानते हैं, संघ का राष्ट्रीय स्वयं संघ हो जाएगा। इंटक कांग्रेस का है, और सीटू सोशलॉजिस्ट का है। ओके, अब इसका ईयर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, 1920, 1955, 1947 और 1970। ओके, 1970, इसको आप लिख सकते हैं, इस समय स्थापित होता है। यहाँ सिंपल समझिए कि जब मजदूर संघ या कुछ ऐसे बनता है, तो जैसे इंटक एटक देखते होंगे संघ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये छात्र संघ भी है, तो छात्र संघ देखिए चुनाव भी लड़ते हैं। ओके, तो इस तरह से आप
समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेबर ब्यूरोक्रेसी। वेबर ब्यूरोक्रेसी जानते हैं, वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, ये किसना ट्रेडिशनल अप्रोच है, राइट। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन कौन आता है, हेनरी फ्योल, डब्ल्यू टेलर और ब्यूरोक्रेसी अप्रोच वेबर की। स्पेशलाइजेशन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम रूल्स, ओके, ऑल ऑफ द सब आता है, ऑल ऑफ द तो हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई नेशनलाइजेशन कब होता है, 1949 में कर सकते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ नेशनलाइजेशन, इंपीरियल बैंक का 1955 में जानते हैं, और इंपीरियल बैंक बनेगा कब, 1921 में, राइट। ये किससे बनेगा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बनेगा। और इंपीरियल बैंक इस एसबीआई, अब यहाँ क्या होगा एसबीआई, कब, 1 जुलाई 1955 को, ओके। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक 1964 में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीबीआई, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा, और आईडीबीआई 1964 में, राइट। तो नेशनलाइजेशन इस समय हुआ है 1969 में, इसको ध्यान रखें। देखिए वो सब चीज़ें याद करने वाली हैं, तो आपको जो चीज़ें आए ना उसको एक A4 साइज पे रख लिए, लिख लिया करिए। मैं जब पढ़ा था यही करता था, एक A4 साइज पे लिख लेता था किस बैंक कब बना है, तुरंत उसको याद कर लेता था। तो जो पेपर पढ़ी ऐसे ही पढ़ी, जो चीज़ें याद करना तुरंत याद कर लीजिए, राइट। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट कभी आएगा तो आपको तुरंत आपको ऑप्शन आ जाएगा, और ऑप्शन आने से कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्ड होता है, कॉन्सेप्ट बढ़ता है कि अच्छा हमको ये आ गया, तुरंत आ गया, तो आप 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं एग्जाम में। एज पर आरबीआई एक्ट 1934, जानते हैं आरबीआई एक्ट 1934 चलता है, लेकिन इसकी स्थापना कब होगा, 1 जनवरी 1935 को, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई पूछ देगा तो सॉरी 1 अप्रैल को, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन है, बैंकिंग फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, प्रमोशन फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, फॉलोइंग फंक्शन डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये एडवाइजरी फंक्शन छोड़ करके सब देता है, बैंकिंग फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, प्रमोशन फंक्शन। तो एडवाइस के लिए नहीं है, राइट। 2 जहाँ पर होगा उसको गलत कर देंगे, 1 3 4 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फिशिंग इज अटेम्प्ट टू, कोई फिशिंग क्या होती है, कंप्यूटर जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, पासवर्ड की चोरी करने को फिशिंग कहा जाता है, ओके। तो लोन फ्रॉम ऑथराइजेशन फर्म, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड etc, ओके। यही हो जाएगा आपका कि पासवर्ड यूजर नेम कुछ चोरी करना, कैसे भी देखिए ना, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा है, तो ये इसको फिशिंग कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट कॉल मनी, कॉल मनी क्या होती है, नाइट मनी कही जाती है, एक रात के लिए। एक रात के लिए क्यों, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक सैटरडे को सभी बैंकों को भेजना पड़ता है रिपोर्ट आरबीआई को। हो सकता है कि पैसे की कमी पड़ जाए आज, हो सकता है इस सप्ताह में लोन आप ज़्यादा दे दिए, कैश नहीं जमा हुआ, और जानते हैं CRR, SLR, रेपो रेट सब देखना पड़ता है कि आपके पास कितना है, स्टोरेज लिक्विडिटी रेशियो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है आपके पास, ये सब दिखाना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए लोन ले लेते हैं किसी दूसरे बैंक से, जैसे 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ 200 करोड़ की बात होती होगी ना, तो 100 करोड़ ले लिए मान लीजिए, एक दिन के लिए जो भी इंटरेस्ट लगेगा दे देंगे। फिर ये क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि बैंक टू बैंक वेरी जानते हैं कि कभी हम फंसे हैं, कभी तुम फंस जाओगे, इसलिए अपना उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग रहती है कि आप हमको ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और फिर अगले दिन क्या करेंगे, उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे, फिर 1 सप्ताह का मौका मिल जाएगा। और जानते हैं ये पूरी इंडिया लेवल पर है, तो इंडिया लेवल पर चीज़ें हैं, तो जिस मान SBI है PNB में, तो SBI पूरी इंडिया लेवल की देखना है ना, तो उतना तो कल जमा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा कि नहीं। या PNB है, PNB का उतना पैसा टर्नओवर नहीं होगा तो हो जाएगा, तो इसलिए सेटल कर लेते हैं एक दिन में ही। यह क्या है, मनी बरोड लेंड फॉर ए डे और ओवरनाइट, ओवरनाइट मनी भी कही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ मान लो कॉल मनी की जगह तो ओवरनाइट मनी जाता है, ओवरनाइट मनी, तो भी एक ही बात है, ओके। द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रेगुलेशन रूरल बैंक्स कौन करता है, नाबार्ड करता है। जो रूरल बैंक का रेगुलेशन करने वाले हैं वो कौन है, नाबार्ड को दिया गया है। Which of the following is not ensured the consumer is the globalization, मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, मतलब पूरा पृथ्वी एक गांव के समान हो गई है इस ऑनलाइन के दौर में, जिससे आप कोई साउथ अफ्रीका में कोई चीज़ होती हो वो भी चाहे तो मंगा सकते हैं, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है सभी कुछ। अब यहाँ पूछा रहे ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा कंज्यूमर पर, या क्या चीज़ की इंश्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉट इंश्योर्ड, क्या इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो इंश्योर देखिए
लोअर प्राइस का कर सकते हैं, हो सकता है हमारे यहाँ महंगा मिल रहा है, वहाँ सस्ता मिल रहा हो, इंश्योर कर सकते हैं। बेटर सिलेक्शन, ये भी कर सकते हैं। क्लियर ओरिजिन गुड्स एंड सर्विसेज, इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कौन वस्तु किस प्रकार से बनी है, जैसे मान लीजिए कि उसमें नॉनवेज डाला गया है कि नहीं डाला गया है, कौन बता सकता है? कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि वेज ही कोई आप नूडल्स ले रहे हैं, वेज ही आप कोई मान लीजिए कि चाउमीन ले रहे हैं, कुछ भी फॉर एग्जांपल, चाहे मोमोज ले रहे हैं, इसकी कौन गारंटी देगा कि जो गुड्स मिल रहा है क्लियर ओरिजिन गुड्स एंड सर्विसेज है? इसकी गारंटी नहीं मिल सकती है। इम्प्रूव सर्विस भी मिल सकता है, कई देश के लोग रहेंगे तो निश्चित इम्प्रूव सर्विस मिलेगा, ओके, इसकी गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, इन इंटरनेशनल ट्रेड व्हिच आर द फॉलोइंग इन नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। जानते हैं टैरिफ बैरियर होती है, नॉन टैरिफ बैरियर होती है। तो टैरिफ बैरियर इसमें जो प्रशुल्क लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है, ऐसे समझिए, सिंपल सा क्वांटिटेटिव रूप है। नॉन टैरिफ में जैसे पैसा नहीं लगाया जाता है, तो जैसे कोटा, इंपोर्ट्स बैंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल, एंटी डंपिंग लॉज। तो यहाँ पर क्या है? एक्सपोर्ट कंट्रोल है, एंटी डंपिंग लॉज है, कोटाज है, कौन सा? नॉन टैरिफ ट्रेड्स है, ओके। तो जो भी आप 47 इंपोर्ट बैन्स, यदि इंपोर्ट बैन कर दे रहे हैं तो ये नॉन टैरिफ नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट्स बैन एक तरह से नॉन टैरिफ नहीं है, ओके। इंपोर्ट ही बैन कर दे रहे हैं, कोटा, एक्सपोर्ट कंट्रोल, एंटी डंपिंग कर रहे हैं, तो ये सब कोई नहीं है। लेकिन इंपोर्ट बैन कर दे कि आया तो कुछ नहीं होगा, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है, राइट। नेक्स्ट है, मैच कराना है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलैटरल पेमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट। मैं पहले बता चुका हूँ इसको। करेंट अकाउंट किसके लिए होता है? विजुअल, ओके। कैपिटल अकाउंट किसके लिए होगा? ऑफिशियल कैपिटल के लिए हो जाएगा। यूनिलैटरल के लिए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या हो गया? पहला करेंट अकाउंट, विजुअल एक्सपोर्ट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट्स, ओके। यूनिलैटरल पेमेंट्स, रेफरेशन, और ऑफिशियल स्टेटमेंट रिजर्व फॉरेन कंट्रीज, ओके। इस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है? विशेष कृषि उपज योजना क्या है? टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूशन, ओके। EPCG एक्सपोर्ट करने के लिए है। कहाँ पर? स्कीम इंक्लूडेड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए हो जाएगा। DFRC ये हो जाएगा रिलेटिंग टू इम्प्रूव, और ये हो जाएगा ड्यूटी एटलमेंट पासबुक, ओके, DPB। तो इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में आते मीगा भी आता है, ओके, ICCSID भी आती है, ADB भी आता है, सॉरी IDB भी, ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मीगा भी आता है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं आता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए किया गया है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, C। तो आई थिंक क्लास आपको पसंद आया होगा, पेपर हम लोग पढ़ा, हम लोग एंजॉय भी किया, और कुछ आपको बेहतर नॉलेज भी प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और इम्प्रूव करने के लिए आप सजेशन दे दीजिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।